मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार इंडिया बन चुका है, विपक्षी महागठबंधन का जमावड़ा होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच कन्हैया कुमार ने भी आज अपने 17 तारीख को अपने कार्यकाल को संभाल लिया है। कन्हैया कुमार को बड़ा पद दिया है, कांग्रेस पार्टी ने खुश कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस नई जिम्मेदारी को पाकर के उन्होंने लिखा कि नई पारी नई जिम्मेवारी। ट्वीट करके उन्होंने उससे जानकारी दी कि अब वो कामकाज में लग चुके हैं, अपना कामकाज संभाल लिया है। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया को अहम जिम्मेदारी इसलिए भी सौंपी क्योंकि कन्हैया की लोकप्रियता युवाओं में खासा है। अच्छा, पहले खबर निकल के आ रही थी कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष या बिहार में स्थानीय पकड़ होने के नाते कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन इन सभी अटकलों पे पूर्ण विराम लग गया और कन्हैया कुमार को बना दिया गया है, एनएसयूआई का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। और पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्हैया को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले रुचि गुप्ता यह जिम्मेदारी संभाल रही थी। उन्होंने करीब 2.5 साल पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। कन्हैया सितंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और इससे पहले साल 2016 को जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन पर जो है वो देशद्रोही नारों के मामले में जो वो जेल में भी गए थे। लेकिन अब उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट करना शुरू किया। कल उन्होंने जो बाकायदा यूथ कांग्रेसियों को संबोधित किया और अपने काम में लग गए। राहुल गांधी के अत्यंत करीबी कन्हैया कुमार माने जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी इनकी तस्वीर राहुल के साथ वायरल थी और राहुल गांधी इन्हें अपने साथ लेकर चलते थे और उन लोगों में भारत जोड़ो यात्रियों में शामिल कन्हैया कुमार का नाम 4-5वें नंबर पे था, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं और ख़ास करके कन्हैया कुमार को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। और यही कारण है कि कन्हैया ने इस बात की स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी कि अब हम नई पारी के लिए पूरी तरीके से तैयार और नई पारी की शुरुआत हो चुके हैं। कल जब एनडीए का महागठबंधन बना तो उन्होंने राहुल गांधी को मेंशन करके लिखा कि भरोसा इंडिया का। कन्हैया ने राहुल का ट्वीट भी किया है। तो ये चीज़ें जो है वो वीडियो वायरल हुई है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है कन्हैया कुमार का। और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत ये है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने आम चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमसे सवाल पूछेंगे ना। लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और क्या बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री?
लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है। यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए 9 साल में। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, आपने कहा था कि इस देश के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और अच्छा दिन आएगा। ये तमाम वादे आपके द्वारा किए गए थे और आज आप अपने अचीवमेंट के रूप में जो चीजें गिना रहे हैं उसमें एक भी यह बात नहीं कही जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इन बातों को बोलना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने हिमाचल का चुनाव देखा होगा, भाजपा में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे चुनाव नहीं लड़ा। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हैं क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है, और कानून पे, व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। आपने देखा होगा, अगर हम गिन करके एक एक करके आपसे सवाल पूछें और आपको जो है आपके समक्ष उन सवालों को रखें, तो किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कही गई एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था की बात हमने आपको बताई, कृषि और किसान की बात हमने आपको बताई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद की बात हमने आपको बताई। यह कैसे संभव है भाई साहब कि देश जब गरीब हो रहा है, देश की 80% लोगों की आमदनी जब कम हो रही है, तो 1-2 लोगों की आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? उसका कारण यह है कि ये किसानों से खाद पे जीएसटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्त ने को जो एयरपोर्ट दे दिया है उस पर उनको जीएसटी में माफी दे देते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब दोस्त ही देश का प्रधानमंत्री हो और उसके विमान पे जब ये विचरण करते हो, तो प्रधानमंत्री जब है दोस्त तो हर किसी कोई चीज उसी को मिलेगा, और अगर दोस्त नहीं है तो बताइए, देश को बताइए नहीं है, तेरा मेरा नाता क्या? कोई नाता नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया उसकी सेल कंपनियों में कैसे है बताइए? सारा ठेका और टेंडर उसको कैसे मिल जाता है ये बताइए? परिवारवाद पे बोलेंगे लेकिन मित्रवाद पे नहीं बोलेंगे, और परिवारवाद पे भी बेईमानी के साथ बोलेंगे। जब कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो परिवारवाद पे बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी थे, जो ही भाजपा में गए हैं परिवारवाद समाप्त हो गया है। कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे को अगर टिकट दिया जाएगा तो भाजपा को उसमें परिवारवाद दिखता है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री के बेटा को जब टिकट दिया जाता है उसमें परिवारवाद नहीं दिखता है। अनुराग ठाकुर को जब नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, सांसद बनाया गया है, तब परिवारवाद नहीं दिखता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री में परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये जो बेईमानी है कि अमित शाह के बेटा में परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस में परिवारवाद है, दरअसल सच्चाई ये है कि परिवारवाद के नाम पे ये मित्रवाद की बेईमानी को छुपाना चाहते हैं। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता तो कह देते करे ये लोग तो जो है देश के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कांग्रेस में नहीं थे। सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, और वो तब राज्यपाल थे जब पुलवामा की घटना हुई, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम सरकार से मांग करते रहे कि सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाए। इस बात को नजरअंदाज किया गया और सत्यपाल मलिक ने कहा कि जानबूझ करके जो है यह हमला होने दिया गया, ताकि शब्द नहीं है, ये देश के पूर्व राज्यपाल जो भाजपा में थे उनके शब्द हैं। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ही चुनाव आएगा त्यों ही शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा, मैं हैदराबाद में बैठ करके यह बात बोल रहा हूं और आप लोग तो रोज इसको देखते होंगे कि साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा अली और बजरंगबली करना शुरू कर देंगे, शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देंगे। तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। इस देश को बनाने में इस देश के सभी लोगों का खून शामिल है।
सबने अपना खून पसीना दिया है, साझी शहादत, साझी विरासत का ये देश है। अगर इस देश में अशफाक उल्लाह खान है तो राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी शहादत से हमको आजादी मिली है। अगर महात्मा गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी ताकत है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर अपने धर्म के आधार पर ठीक से ना खेले, खेलना बंद कर दे तो जो है मैच जीतेंगे। कल ही आईपीएल हुआ है और जैसा वहां बैठ करके मैच देख रहा था, कम से कम आंख से देखी हुई चीज को भी कोई सीख लेता। अगर सामी बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो गुजरात टाइटंस जीतती क्या? यह किसी भी देश की हकीकत होती है। हाथ है आपका दोनों, आपका एक हाथ खड़ा हो जाएगा तो आपके शरीर को कष्ट होगा नहीं? सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है? अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तुम्हें माता तुम्हें पिता, इसी आधार पर जो है सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए, मेरी संसद मेरा अभिमान। अरे इतना ही कह देते, हमारी जागो तैसी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हम हमारी संसद हमारा अभिमान, वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं